Hello everyone. So today I am going to tell you about the official languages, which is part 17 of the Indian Constitution. Okay, and I'll also share that how to read a dialect easily. ठीक है, अभी हम पूरा dialect से ही cover करेंगे and it will be very easy to understand. Alright, so let's start this. The language of the Union. इसके अंदर 4 chapters हैं, part number 17 के अंदर, and the first chapter is the language of the Union. Article 343. It's very easy to learn this article also. 343. Official language of the Union. Clause 1 कहता है The official language of the Union shall be in Hindi, in Devanagari script. Okay, it's very easy to understand. I'll not translate this. The form of numerals to be used for official purpose of the Union shall be the international form of Indian numerals. जैसे कि हम 1, 2, 3, 4 यूज़ करते हैं ना, ये है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स. वरना हिंदी वाली जो काउंटिंग होती है वो अलग होती है. ओके, तो ये यूज़ होगी. ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई हिंदी एज पर आर्टिकल 343. ठीक है, एंड जो न्यूमरल्स यूज़ होंगे वो 1, 2, 3, 4 में यूज़ होंगे. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 1. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लोज 1 क्या कह रहा है. आप ये पढ़ रहे होंगे ना, हिंदी इज़ द लैंग्वेज, लेकिन क्योंकि हिंदी में तो डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ है, हर चीज़ तो इंग्लिश में होती है, तो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कैसे है, ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा आपको. आगे आपको सारा समझ आएगा. ये सब कुछ आगे जाके बदल जाने वाला है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लोज 1 में क्या लिखा है. फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1965 तक. फ्रॉम द पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था. इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन. यहाँ लिखा हुआ है कि 15 साल तक, क्योंकि पहले सब काम इंग्लिश में हो रहा था, तो आने वाले 15 years तक, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, जो भी काम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाएगा. ओके, उस वक्त ये कहा गया था. क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है. ओके ओके प्रोवाइजो क्या कहता है सर. प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज. ठीक है, द प्रेसिडेंट में ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज ड्यूरिंग द सेट पीरियड. सेट पीरियड कौन सा, जो 15 साल थे, जो दिए गए थे कि उसमें इंग्लिश ही यूज़ होगी. प्रेसिडेंट ऑथराइज कर सकता है यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज अलोंग विद इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, दोनों अगर कहीं ज़रूरी है, इन एडिशन टू इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ की जा सकती है. और देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं इन एडिशन टू द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. मतलब दोनों लैंग्वेज बेसिकली यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है, फॉर एनी ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन. ये प्रेसिडेंट की पावर है बेसिकली. इस प्रोवाइजो में ये बताया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है ये करने के लिए. इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों यूज़ कर सकते हैं बिटवीन 1950 to 1965, जो कि 15 years का वो टाइम पीरियड बताया था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, थर्ड क्लोज क्या कहता है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है. ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल. जहाँ भी ये लाइन आए, ऑलवेज रिमेंबर, इसका मतलब होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं और क्या लिखा है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस आर्टिकल में कहीं और क्या लिखा है. पार्लियामेंट में इवन यूज इवन आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 15 years. जो ये पूरा अभी तक जो चल रहा है वो पावर हमें इस आर्टिकल के इस क्लोज ने दी है. ठीक है, पार्लियामेंट में यूज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, द देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स इवन आफ्टर द सेट पीरियड ऑफ 15 years. ठीक है, 15 साल के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियली यूज़ कर सकती है, देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को ऑफिशियली यूज़ कर सकती है, जो कि अभी तक चल रहा है ना. ये जो हम इंग्लिश में अभी डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, ये न्यूमरल्स इंग्लिश में है,
तो ये इसी आर्टिकल के थ्रू पावर दी गई है पार्लियामेंट को, नॉट टू द प्रेसिडेंट बट टू द पार्लियामेंट। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। 15 साल के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है, जो कि हुआ, यही हुआ ना, ठीक है, फॉर द पर्पस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लॉ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल 344। अभी 344 क्या कहता है? कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। बेसिकली एक कमीशन बनाना था और एक कमिटी बनाने के लिए कहा गया था टू द पार्लियामेंट फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। चलो, द प्रेसिडेंट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years, मतलब 1955 में, एंड देयर आफ्टर एट द एक्सपायरेशन ऑफ 10 years। किसके 10 years? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब हुआ था? 1915 में। 5 साल बाद और 10 साल बाद बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ कमीशन, एक कमीशन कंस्टिट्यूट करेगा। कौन कंस्टिट्यूट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, जहाँ पे एक चेयरमैन होगा, एंड अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल, और अदर मेंबर्स होंगे रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, जो कि 8th शेड्यूल में दी गई है। जो लाइंस इसमें अंडरलाइन कर रखी हैं केवल वही पढ़नी है, और आप अपनी बुक्स ले ओपन करके पढ़ो और अपने उन बुक्स में इन लाइंस को अंडरलाइन करो, ताकि, क्योंकि हम डायरेक्ट बहुत लेंदी लैंग्वेज में दिए होते हैं, हम उन्हें शॉर्ट करके एक सेंटेंस बना के पढ़ सकते हैं। देखो, ये जो पोर्शन जो अंडरलाइन नहीं है, ये हमने नहीं पढ़ा ना, फिर भी हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है ना ईजिली। ऐसे ही आप भी अपने डायरेक्ट्स को ओपन करो और उन पोर्शंस को अंडरलाइन करो, और ऐसे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ताकि आप बाद में भी पढ़ो तो आपको याद रहे कि इस लाइन में क्या था। बेसिकली इंग्लिश हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़े पूरा और ढंग से याद आ जाए। अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा है, एक बार देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट शेल डिफाइन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कमीशन, और प्रेसिडेंट उस कमीशन को ये भी बताएगा, पहले कमीशन कंस्टिट्यूट किया, अब उस कमीशन को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ये भी प्रेसिडेंट बताएगा। देखो, इन 1955 ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया था, ठीक है, जो कि इसमें लिखा हुआ ना 5 years के बाद एक कमीशन बनाना है। 1955 में एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया था, जिसके चेयरमैन थे बीजी खेर, ठीक है। इसमें ये भी लिखा है कि 10 साल बाद भी कमीशन बनाना है, जो कि नहीं बनाया गया, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगा जो 5 साल वाला जो कमीशन बनाया गया था और जिसके थ्रू जो भी रिपोर्ट्स आई और रिकमेंडेशंस आई, दे आर बेस्ट, और उसी के हिसाब से लॉ बना दिए गए। 10 साल के बाद कोई कमीशन बनाया ही नहीं गया। तो ये याद रखो, बीजे खेर चेयरमैन थे, जो कि 5 साल के बाद कमीशन बनाया गया था उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्लोज कहता है, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन, द ड्यूटी ऑफ द कमीशन इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट। अभी कमीशन काम क्या करेगा? रेकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को। क्या रेकमेंड करेगा? ए बताता है द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज कितना है फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज कितना है? रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। अगर हम इंग्लिश को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसका कितना इफेक्ट होगा बेसिकली, एंड क्या उसका बेसिकली इफेक्ट क्या पड़ेगा, यही बताता है, ठीक है। ये सारी रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट को देनी होती है, जो कमीशन बनाया गया उसे। द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर ऑल द पर्पस मेंशन इन आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी ये बताया गया है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, रेकमेंड करेंगे जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट को। याद रखो, प्रेसिडेंट को रेकमेंड करना है। द फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स टू बी यूज, ठीक है। एनी अदर मैटर रेफर्ड टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, या जो भी और काम दिए गए हो प्रेसिडेंट के थ्रू उस कमीशन को, वो सब प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोज 3 कहता है, इन मेकिंग देयर रिकमेंडेशन अंडर क्लोज 2, जब वो रिकमेंडेशन करेंगे, द कमीशन शेल हैव ड्यू रिगार्ड, उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा विशेष, तो वो ध्यान रखेंगे द इंडस्ट्रियल एंड
the industrial, cultural and scientific advancement of India and just claims and the interest of persons belonging to non-Hindi speaking areas. ठीक है, in regard to public services, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कमीशन जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगा कि क्या लैंग्वेजेस यूज़ की जानी चाहिए, उनके ऊपर उन्हें रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट उन सभी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लेगा कि आगे जाके कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए या क्या चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, जो कि हमने पढ़ ही लिया कि ऊपर क्या चेंजेस हुए, वो बाद में होते हैं, पहले ये सब प्रोसीजर था उसको जो यूज़ होना था। ठीक है, अब क्लोज 4 क्या कहता है 344 का, यहाँ पे कमिटी कंस्टिट्यूट करने की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी। देयर शैल बी अ कंस्टिट्यूटेड, ओके, अ कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड, इसे ऐसे पढ़ो, आगे पीछे हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, लैंग्वेज बहुत अजीब होती है अपने पेरेंट्स में, पर इट्स ओके। देखो यहाँ पे ये एरो है ना, इसका मतलब ये, आप भी अपने पेरेंट्स में ऐसे कुछ साइंस जो कि खुद को ही समझ आते हैं बेसिकली, बट इट इज़ वेरी इजी टू लर्न थ्रू दिस। ठीक है, अ कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड ऑफ 30 मेंबर्स, जिसके अंदर 30 मेंबर्स होने चाहिए। 20 शैल बी द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, सॉरी। ठीक है, एंड 10 शैल बी द हाउस ऑफ 10 शैल बी द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। 20 लोग जो होने चाहिए वो लोकसभा के और 20 राज्यसभा के। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कमिटी बेसिकली इसमें यही बताया है। ठीक है, इसे छोड़ दो बाकी। 5th कहता है इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द कमिटी, ये जो कमिटी यहाँ बनाई गई उसकी ड्यूटी है टू एग्जामिन द रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस कहाँ दी गई थी, क्लोज 2 में, 344 की क्लोज 2 में जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन्हें एग्जामिन करना। ठीक है, एंड टू रिपोर्ट द प्रेसिडेंट देयर ओपिनियंस, जो प्रेसिडेंट को उस पर रिपोर्ट बना करके देनी है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ द कमिटी टू रीड द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, ये मैंने आपको बता ही दिया, और फिर उसकी रिपोर्ट बना कर देनी है प्रेसिडेंट को उनके ओपिनियंस में कि क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, कौन सी कहाँ पर क्या लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ते हैं। 6th में लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 343, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 343 में क्या लिखा गया है। द प्रेसिडेंट में आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट इशू डायरेक्शंस, प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज़ करते हुए कोई भी रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए कोई भी डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देंगे, जो उन्हें ठीक लगता है उन सब रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में है यहाँ पे अभी तक। ठीक है, चलो यहाँ पे शॉर्ट नोट दिया था, इसे पढ़ लेते हैं बस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स द कंटिन्यूअस यूज़ ऑफ इंग्लिश। 1963 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना कंटिन्यू कर दिया था विद द एडिशन ऑफ हिंदी। इवन जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ होती है ना, वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था ये। ठीक है, दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1968 टू मेक अ कंपल्सरी यूज़ ऑफ इंग्लिश इन सर्टेन केसेस। 1968 में इसका अमेंडमेंट भी आया और उसके अंदर तो इंग्लिश को कंपल्सरी कर दिया। बहुत सारी जगह इंग्लिश कंपल्सरी, जैसे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑर्डर्स में इंग्लिश कंपल्सरी हो जाती है। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इतनी थी ये, तो देखा आपने हाउ टू रीड अ डायरेक्ट वेरी इजीली। बाकी इसमें मैंने जो कहा था कि अंडरलाइन कर लो जो पोर्शन पढ़ने का है उसको। ठीक है, ताकि आप बाद में जब भी उसे पढ़ने बैठो उसका एक सेंटेंस भी क्रिएट होगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय और शांति।